हाय फ्रेंड्स। जैसा हमें पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए 12 मई को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी वो लाए एक आत्मनिर्भर भारत अभियान, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया मेजर्स जो है मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करी गई है। इस मूवमेंट के अंदर बहुत सारे रिलीफ मेजर्स जो हैं वो दिए गए हैं सेक्टर्स को, जैसे कि जो है एमएसएमईज, एनबीएफसीज, रियल एस्टेट सेक्टर्स, और कुछ रिलीफ मेजर्स आपकी डायरेक्ट टैक्स जो है उसके अंदर भी लाए गए हैं। इस वीडियो में मैंने डिस्कस करे हैं कि इनकम टैक्स के अंदर गवर्नमेंट जो है इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में, सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन से रिलीफ मेजर्स लाई है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये रिलीफ मेजर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आने वाले दिनों के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। ये खोला हुआ है रिलीफ पैकेज जो कि आया है, जिसमें बहुत सारे रिलीफ जो है उन्हें एक्सप्लेन करा गया है। सबसे पहला रिलीफ हम देखेंगे अपने डायरेक्ट टैक्स में। ये मेरा रिलीफ आया है टीडीएस और टीसीएस के रेट के बारे में। इसको देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स, ज्यादा फंड्स देने के लिए किसको? टैक्स पेयर्स को। जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो रेट है टीडीएस के एंड उन्हें रिड्यूस कर दिया गया है। अब जो रेट्स है टीडीएस के, बोलता है ये फॉर नॉन सैलरी स्पेसिफाइड पेमेंट्स। तो इसका मतलब क्या ये रिडक्शन मेरी सैलरीड लोगों के लिए भी आई है? नहीं, मेरे कोई भी टीडीएस की रिडक्शन जो है, रिडक्शन रेट में सैलरीड लोग जो है उनके लिए नहीं आई है। फिर ये जो नॉन सैलरीड पेमेंट्स कौन सी हुई? ये आपकी नॉन सैलरीड पेमेंट्स, जैसे कि हमें पता होगा कि रेंट जो है उसके ऊपर टीडीएस कटता है अगर वो एक लिमिट से ऊपर होता है, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कटता है, तो उन बातों के लिए, उन इनकम्स के लिए जो टीडीएस का रेट है उसे रिड्यूस करा गया है। सैलरी के लिए कोई भी रिडक्शन नहीं है। मेड टू, आगे देखते हैं, मेड टू रेजिडेंट्स। तो इसका मतलब कि अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट हो रही है तो भी टीडीएस के रेट की रिडक्शन नहीं है। एंड रेट्स ऑफ टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस दोनों के रेट्स को रिड्यूस करा गया है फॉर द स्पेसिफाइड रेट्स। और ये रिडक्शन क्या है? ये रिडक्शन है कि जो रेट है उसे रिड्यूस करा जाएगा 25% से ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट्स। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का अगर करंट रेट 10% है तो अब उसे 25% रिड्यूस करा जाएगा। तो जो नया रेट होगा टीडीएस की रिडक्शन का वो क्या होगा? वो होगा 7.5%। मैंने इसमें से 25% माइनस करा तो आया 7.5%। ठीक, अब आता है ये रेट 7.5% जो है ये कब से एप्लीकेबल होगा, इस बात को भी समझेंगे एक बार। यहाँ पर वापस हम गए, वो ये कहते हैं कि जो पेमेंट करी गई है कॉन्ट्रैक्टर्स को, प्रोफेशनल फीस को, इंटरेस्ट को, रेंट को, कमीशन को, ब्रोकरेज को, ये एलिजिबल होंगी रिड्यूस रेट ऑफ टीडीएस के लिए। इसके ऊपर जो सीबीडीटी है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है वो भी निकाली है, अभी हम उस प्रेस रिलीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, अब आता है क्वेश्चन ये है कि ये जो रिड्यूस रेट है, कि ये जो 7.5% का रेट है ये कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के लिए एप्लीकेबल है? ये आपका एप्लीकेबल हो रहा है फ्रॉम टुमारो। यहाँ पे टुमारो का मतलब है 14 मई 2020। 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक आप जो भी नॉन सैलरी पेमेंट्स करोगे उन सब पे आपको टीडीएस का रेट डिडक्ट करना होगा 25% कम। अब इससे होगा क्या? इससे लोगों के पास लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, ये कैसे हो रहा है लिक्विडिटी बढ़ जाएगी? अब मान लो किसी को बैंक जो है वो इंटरेस्ट की इनकम जो थी वो थी कितनी? इंटरेस्ट की इनकम थी 50,000 रुपीज। पहले क्या होता था? पहले बैंक जो है वो 10% टीडीएस काटता था। ठीक, 10% आपका कितना हुआ यहाँ पर? 5,000 रुपीज बैंक जो है वो टीडीएस काटता था, तो इससे यहाँ पर जो मेरा पर्सन था उसे मिलते थे 45,000 रुपीज। ठीक, पर अब क्या होगा? जब 2.5% रिडक्शन, रिड्यूस रेट, अब क्या हो गया? अब टीडीएस कितना कटेगा? अब 7.5% टीडीएस कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर 7.5% कितना होगा? 7.5%, 3750। जब मैं इसे 50,000 में से माइनस करती हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 46,250 रुपीज। तो इसका मतलब पहले जो मेरा टैक्स पेयर था उससे बैंक से टीडीएस डिडक्ट होने के बाद तो उसके हाथ में पैसे आते थे 45,000 रुपीज, पर अब उसके पास कितने पैसे आएंगे? अब उसके हाथ में पैसे आएंगे 46,250। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लिक्विडिटी जो है लोगों के हाथ में उसे बढ़ाना चाहती है। पर क्या इसका मतलब ये है कि जो इनकम टैक्स का रेट होता है, मतलब जिसके ऊपर आपको इनकम अर्न होती है, क्या इनकम टैक्स के रेट को भी रिड्यूस करा जा रहा है? नहीं,
इनकम टैक्स के रेट को रिड्यूस नहीं करा जा रहा है, बस यहाँ पर जो टीडीएस का रेट है उसे रिड्यूस करा जा रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये बात मेरी करता है पेंडिंग रिफंड क्लेम्स की। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है ऑल पेंडिंग रिफंड क्लेम्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। तो इसका मतलब ये जो बात हो रही है, क्या ये कंपनियों के लिए भी हो रही है, क्या ये कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी हो रही है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो हैं, जैसे कि मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, एलएलपी हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, इन सबको जितने भी इनके पेंडिंग रिफंड्स हैं उसे इमीडिएटली प्रोसेस जो है उसे करने की बात करी जा रही है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरी प्रेस रिलीज है जो कि आई है, सीबीडीटी जो है उन्होंने ये प्रेस रिलीज दी है। ये 13 मई को प्रेस रिलीज आई है, जिसके अंदर उन्होंने जो रिडक्शन हुई है रेट में टीडीएस के और टीसीएस के, उसके बारे में बात करी है। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स होती हैं उनका जो कि करी जा रही है रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट जो है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, उसका रेट रिड्यूस कर दिया गया है 25% से। और ये रेट की रिडक्शन 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 तक जो है ये एप्लीकेबल होगी। एक बार देखते हैं जो आपके नए रेट्स हैं 14 मई से वो क्या होने वाले हैं। जैसे कि अगर इंटरेस्ट है वो 10% पे लगता था तो अब वो 25% रिड्यूस होकर 7.5% पे लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स को जिसका टीडीएस हम 2% से काटते थे, अब हम उसे उसका 1.5% जो टीडीएस है उससे काटना होगा। ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उस पर अगर हम 10% रेंट पे काटते हैं टीडीएस तो अब उससे 7.5% काटना होगा। अगर हम किसी प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हैं और हम उसका टीडीएस काट रहे हैं, अगर हम 10% टीडीएस काट रहे हैं तो अब हम उसे 7.5% टीडीएस काटना होगा। तो ये सारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने बता दिया है कि ये 23 तरीके की पेमेंट्स हैं जो कि अगर हम करेंगे तो अब उन पे रिड्यूस रेट जो है टीडीएस का वो लगेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने टीसीएस के लिए भी सेम बात कही है कि टीसीएस का रिड्यूस रेट लगेगा 14 मई से लेके 31 मार्च तक। तो ये यहाँ पे उन्होंने कॉलम दे दिया है कि जो अब नया रेट है वो क्या एप्लीकेबल जो है वो होने वाला है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो ये भी कह रही है कि अगर मेरा कोई पर्सन है, मान लो जैसे क्या होता है अगर आप बैंक के अंदर अपना पैन जो है वो नहीं देते, कोई पर्सन किसी ने पैन नहीं दिया, किसी ने अपना आधार कार्ड नहीं दिया, तो होता क्या है कि उनका टीडीएस जो है वो बैंक में अगर 10% से डिडक्ट होना था तो फिर क्योंकि उन्होंने पैन कार्ड नहीं दिया होता या आधार कार्ड नहीं दिया होता तो उनका टीडीएस जो है वो 20% से डिडक्ट होता है। ठीक, तो अब क्या होगा, अगर इंटरेस्ट पे बैंक जो है वो टीडीएस काट रहा होगा तो बैंक टीडीएस जो है अगर वो पैन कार्ड दे देते तो उनका टीडीएस डिडक्ट होता 10% से, पर क्योंकि उन्होंने पैन कार्ड नहीं दिया तो इसलिए उनका टीडीएस डिडक्ट होगा 20% से। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस नए रिड्यूस रेट में क्या इस 20% के रेट को भी रिड्यूस करा जा रहा है, क्या ये जो हायर रेट है इसे भी 15% करा जा रहा है? तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि कोई भी रिडक्शन नहीं दी जाएगी टीडीएस या टीसीएस में अगर टैक्स जो है वो डिडक्ट होना है एट अ हायर रेट। और वो हायर रेट का रीजन क्या है कि आपने पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं दिया। जब पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा तो जो एसआईसी है उसका टीडीएस डिडक्ट होगा 20% से। तो इस 20% में कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं दी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये बात मेरी करता है पेंडिंग रिफंड क्लेम्स की। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है ऑल पेंडिंग रिफंड क्लेम्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस। तो इसका मतलब ये जो बात हो रही है, क्या ये कंपनियों के लिए भी हो रही है, क्या ये कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी हो रही है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो हैं, जैसे कि मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, एलएलपी हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, इन सबको जितने भी इनके पेंडिंग रिफंड्स हैं उसे इमीडिएटली प्रोसेस जो है उसे करने की बात करी जा रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेंज जो आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, ये है मेरे इनकम टैक्स के रिटर्न के जो लोग होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर आप इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। इनकम टैक्स के अंदर टैक्स ऑडिट जो है कुछ लोगों को कराना होता है और कुछ लोगों को नहीं कराना होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मेरा कोई ऐसा पर्सन है जिसे टैक्स ऑडिट नहीं कराना, ठीक, अगर आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना तो क्या होगा, तो जो इन्हें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है उसे इन्हें फाइल करना होता है अप टू 31 जुलाई। ठीक, तो इसका मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर था आपका 2019-20 उसकी इन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी थी 31 जुलाई 2020 तक, अगर टैक्स ऑडिट इनका नहीं होता।
और वो लोग जिनका टैक्स ऑडिट होता था उन्हें दो चीजें फाइल करनी होती थी। एक तो सबमिट करनी होती थी उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न, और साथ ही साथ उन्हें देनी होती थी एक टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट। तो उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट होती थी, गवर्नमेंट ने इस साल बजट 2020 में ये कह दिया था कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है उसे 31 अक्टूबर 2020 तक दे सकते हो, और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसे सेम रखा था, उसे कहा था 30 सितंबर तक आपको अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो देनी है। अब इन लोगों के लिए कुछ चेंज आया है। गवर्नमेंट ने कहा है जितने भी लोग हैं उनकी सबकी जिनकी डेट 31 जुलाई को पड़ी है या 31 अक्टूबर को पड़ी है, सबको अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है उसे भरना है अप टू 30 नवंबर 2020। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो टैक्स ऑडिट वाले लोग हैं उन्हें टैक्स ऑडिट कराना है अप टू 31 अक्टूबर 2020। ठीक, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ड्यू डेट ऑफ ऑल द इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है 2019-20, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, चाहे वो पड़ी हो 31 जुलाई को या 31 अक्टूबर को, उसे एक्सटेंड कर दिया गया अप टू 30 नवंबर 2020। और जो टैक्स ऑडिट की डेट है वो 30 सितंबर 2020 से एक्सटेंड कर दी गई है टू 31 अक्टूबर 2020। आगे नेक्स्ट रिलीफ को पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिलीफ ये कह रहा है कि वो लोग जिनके असेसमेंट जो हैं वो बार हो रहे थे, वो खत्म हो रहे थे अप टू 30 सितंबर, अब उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है टू 31 दिसंबर। और अगर किसी का असेसमेंट जो है वो बार हो रहा होगा अगले साल 31 मार्च को, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है अगले साल अप टू 31 सितंबर 2021। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मेरा, विवाद से विश्वास स्कीम। कुछ बातें मैं इस स्कीम के बारे में आपको पहले बता दूं। ये स्कीम जो थी ये मेरी गवर्नमेंट लाई थी थ्रू बजट 2020। इस स्कीम के अंदर क्या कहा गया था, ये बजट 2020 जो है उसके अंदर ये मेरी स्कीम आई है। इसके अंदर बोला गया अगर मेरा कोई टैक्स पेयर है, मान लो इसके अंदर बहुत सारी बातें कही गई हैं पर एक बात मैं आपको समझा रही हूँ जो कॉमन है, जैसे कि कोई पर्सन है जिसका अपील जो है वो चल रही है, अपील में वो केस चला गया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने अपील्स को जल्दी जल्दी प्रोसेस करने के लिए, लिटिगेशन को खत्म करने के लिए ये स्टेप जो है ये लिया है। इसके अंदर वो ये कहते हैं कि अगर किसी का टैक्स है, ठीक, और उसके साथ उसका इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो भी डिस्प्यूट में चल रही है, तो वो क्या करे, वो अपना टैक्स जो है वो जमा करे, ठीक, टैक्स को जमा करे और उसकी अपील जो है वो आगे ना लड़े, उस टैक्स के मैटर को वो क्लोज कर दे, वो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, वो उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी जो है वो नहीं लगाएंगे। ठीक, पर अब ये जो स्कीम आई मेरी विवाद से विश्वास स्कीम, इसके अंदर ऑप्ट जाने के लिए आपको अपनी अपील को खत्म करने के लिए एक टाइम बाउंडेशन थी। पहले टाइम बाउंडेशन थी 31 मार्च 2020, फिर इसके बाद इस टाइम बाउंडेशन को एक्सटेंड कर दिया गया और ये कर दिया गया अप टू 30 जून 2020। अब गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, और गवर्नमेंट जो उन्होंने कहा है कि आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो अप टू 31 दिसंबर 2020। तो ये काफी बड़ी रिलैक्सेशन है कि अगर आपका कोई केस लिटिगेशन में है अभी और आपको इस स्कीम के अंदर जाना है तो आप जा सकते हैं अप टू 31 दिसंबर 2020। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ टैक्स रिलीफ्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें अवेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।